मेरे शहर के बाद तेरे शहर में भी लौट आई है ये ठंडी हवा, ये जामनी शाम और मेरी ये उदासी। हमें रूस में आए कई घंटे बीत चुके थे। हम जिस शहर में हैं ये दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रशिया का सबसे बड़ा शहर है, ये मॉस्को है। कुछ शायराना अंदाज में बात की जाए तो ये रूस के माथे का झूमर है। ये रूस के आसमान का वो चमकता हुआ तारा है जिसने रूस की इकोनॉमी को रोशन कर रखा है। मॉस्को शहर रूस की तरक्की का मुंह बोलता सबूत भी है। यही नहीं, मॉस्को यूरोप के 10 गुंजान आबाद और बड़े शहरों में से भी एक है। मॉस्को न सिर्फ रशिया का महंगा तरीन शहर है बल्कि रूस के अमीर तरीन लोग भी इस शहर में रहना पसंद करते हैं। लेकिन हम जैसे लोग यहाँ रहना नहीं बल्कि इस शहर की सैर करना पसंद करते हैं। यही वजह थी कि पिछले कई घंटों से हम मॉस्को की सड़कों पर घूम रहे थे। मॉस्को की सैर के दौरान मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये शहर हमेशा से तो ऐसा नहीं था, क्योंकि आज इसे जवाल के बाद फिर से उरूज हासिल है। इस शहर की ये बेमिसाल तरक्की मेरे जहन को आज से 207 साल पहले के उस वाक़े की तरफ ले गई जब 1812 में फ्रांस के हुक्मरान नेपोलियन की फौज ने मॉस्को पर हमला किया था। पीटर दी ग्रेट के बाद उसकी बेटी एलिजाबेथ और उसके बाद कैथरीन दी ग्रेट हुक्मरान बनी, जिसका दौर इस्लाहात और रोशन ख्याली के बायस मारूफ हुआ। 1812 में रूसी बादशाह अलेक्जेंडर ने फ्रांस से किए गए एक मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके इंग्लिस्तान के साथ तिजारत शुरू करने का फैसला किया तो नेपोलियन गुस्से से भड़क उठा। वो रूस को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी फौज लेकर मॉस्को पर चढ़ दौड़ा। मॉस्को से कोई 100 मील बाहर रूसी फौजियों ने नेपोलियन को रोकने की कोशिश की। उस जंग में रूस के 1 लाख फौजी हलाक हुए, मगर नेपोलियन के बिखरे हुए सैलाब को ना रोक सके। पसपा होते हुए रूस की फौज मॉस्को को बर्बाद कर गई, मगर फ्रांस की फौज कोशिश के बावजूद भी मॉस्को के किले क्रेमलिन को सर करने में नाकाम रही और 2/3 शहर को आग लगा देने के बाद 40वें रोज वापस लौट गई। यही नहीं, रूस की फौज ने नेपोलियन की फौज को मौसम के रहमो करम पर छोड़ दिया था। यूं अक्टूबर के महीने में नेपोलियन की फौज पीछे हटना शुरू हुई। उस वक्त रूस की फौज ने नेपोलियन की फौज का पीछा किया। बर्फीले मौसम की वजह से नेपोलियन के कई फौजी मारे गए और जो बच गए वो रूस का इलाका छोड़कर भाग निकले। रूस ने नेपोलियन की फौज से मॉस्को समेत अपने कई इलाके वापस हासिल तो कर लिए थे, लेकिन उस वक्त तक मॉस्को शहर का आधे से ज्यादा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। मॉस्को तबाह हो चुका था, लेकिन रूसियों ने हिम्मत नहीं हारी और जिंदा कौम का सबूत देते हुए मॉस्को शहर को फिर से आबाद करना शुरू किया। मॉस्को में नई सड़कों की तामीर शुरू हुई और मॉस्को की वो इमारतें जो जलकर राख हो चुकी थीं, उन्हें भी दोबारा से तामीर किया गया और अगले चंद सालों में ही मॉस्को आलीशान इमारतों से सजा हुआ दिखाई देने लगा। यूं मॉस्को की सैर के दौरान मेरी दिलचस्पी इस शहर और इसकी इमारतों में मजीद बढ़ चुकी थी। हम जिन सड़कों पर फिर रहे थे ये कभी नेपोलियन की फौज के कब्जे में थी। हम मॉस्को के जिन इलाकों में घूम रहे थे कभी यहाँ सिर्फ और सिर्फ आग का दरिया बहता था, लेकिन आज यहाँ अमन है और जिंदगी मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। अगर ये कहा जाए कि मैंने शहर को देखा नहीं बल्कि इसे महसूस किया है और यहाँ के माजी और हाल को समझने की कोशिश की है तो शायद गलत नहीं होगा। दिन के मुकाबले में रात का मॉस्को हमें ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ रात होते ही रंग बिरंगी रोशनियाँ मॉस्को की इमारतों के साथ खेलने जमीन पर उतर आती हैं और सुबह होने तक पूरे मॉस्को पर राज करती हैं। मॉस्को की रातों पर जब सोने का रंग चढ़ जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं कि रूस की तरक्की में मॉस्को शहर का ही तो हाथ है। ये है मॉस्को का इंतहाई खूबसूरत फिजाई नजारा। इस तस्वीर में आप मॉस्को को सुनहरी रोशनियों के सैलाब में डूबा हुआ देख सकते हैं और मॉस्को की इन्हीं सुनहरी रोशनियों में किसी सड़क पर अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात जिन्हें हम भी कहीं मौजूद थे। दोपहर से शाम तक मॉस्को के कई इलाकों में हमें बारिश ही मिली थी, लेकिन आसमान पर अब भी पानी से भरे बादल दिखाई दे रहे थे और यूं लग रहा था कि शायद कुछ ही देर में खूब बारिश बरसेगी। ये बादल और आंखों की बारिशें दोनों कितनी आजाद होती हैं। ना आंखें रोक पाती हैं, ना बादल रोक पाते हैं और ना हम रोक पाते हैं। मेरा अंदाजा सही निकला। चंद ही लम्हों के बाद बारिश ने मॉस्को की जमीन पर उतरना शुरू कर दिया। इससे पहले कि बारिश खुलकर बरसती हमने अपने अपार्टमेंट जाना ही मुनासिब समझा। तकरीबन रात 1 बजे हम रूस की बरसती ठंडी बारिश में अपने अपार्टमेंट पहुंचे थे। गाड़ी के शीशों से बाहर के हर मंजर में सिर्फ और सिर्फ बारिश थी। बारिश इतनी तेज थी कि गाड़ी से अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते हम काफी भीग चुके थे। मॉस्को की सैर थी तो बड़ी लाजवाब, लेकिन हम काफी थक चुके थे। अपार्टमेंट पहुंचकर कब आंख लगी कुछ मालूम नहीं। यूं दुनिया के हर ढल जाने वाले खूबसूरत चेहरे की तरह
मॉस्को की खूबसूरत भीगी रात भी ढल गई। सुबह हुई तो बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि कल रात की मूसलाधार बारिश की वजह से रूस की गर्मियों में भी सर्दियों का एहसास हो रहा था। आसमान मजीद नीला, साफ और रोशन दिखाई दे रहा था। उमर अब भी सो रहा था और मैं सुबह सवेरे ही उठ चुका था, क्योंकि मैं मॉस्को के कई खूबसूरत इलाकों की सैर तो कर चुका था, लेकिन रूस की तारीखी और सदियों पुरानी इमारत क्रेमलिन को एक बार भी अपनी आंखों से नहीं देख पाया था। रूस के शहर मॉस्को आए और क्रेमलिन की इमारत नहीं देखी तो समझे मॉस्को आई ही नहीं। लिहाजा वक्त जाया न करते हुए मैंने उमर को उठाया और उसे फौरन तैयार होने के लिए कहा। जब तक मैंने यैंडेक्स ऐप का इस्तेमाल करते हुए टैक्सी मंगवाई, तब तक उमर भी तैयार हो चुका था। हम जिस इमारत में ठहरे हुए थे, हमने उस इमारत से बाहर निकलकर टैक्सी का इंतजार करने का फैसला किया। ये है वो इमारत जहां मॉस्को में हम ठहरे हुए थे। मॉस्को में हमें सुबह सवेरे ही लोग दिखाई देने लगे। वो अपने काम काज के सिलसिले में घर से निकले थे और हम उनके शहर की सैर करने के लिए। थोड़ी ही देर के बाद हम ये मजीद जानने वाले थे कि वो कितने खूबसूरत शहर में रहते हैं। कुछ ही लम्हों के बाद टैक्सी भी पहुंच गई और हम उसमें सवार होकर क्रेमलिन की तरफ रवाना हो गए। Кремлин. Поверните налево. Кремлин. थोड़ी ही देर के बाद मुझे एक आलीशान इमारत दिखाई देने लगी। मैं उसे देखते ही समझ गया था कि हम क्रेमलिन पहुंच चुके हैं। ये है रूस की वो तारीखी इमारत जिसे देखने लोग दुनिया के दूर दराज इलाकों से भी रूस पहुंचते हैं। क्रेमलिन द्रह मॉस्को के बिल्कुल सामने सबसे पहले 12वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। सदियों पुरानी इस इमारत में रूस के अवलीन हुक्मरानों के जमाने की झलकियां पाई जाती हैं, क्योंकि वो इसी इमारत में रहा करते थे। यहाँ जोसेफ स्टालिन और लियोन भी रह चुके हैं। यही नहीं, यहाँ सोवियत रूस का पहला वजीर आजम व्लादिमीर लेनिन भी रहा करता था। आज यहाँ रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन सरकारी तौर पर रिहाइश पजीर है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, यही वो इमारत है जिसमें बैठकर जोसेफ स्टालिन ने 1945 में जापान पर हमले का हुक्म दिया था। अमेरिका 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर एक एटम बम गिरा चुका था और उसके 3 दिन बाद, जिस दिन अमेरिका ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिराया था, उसी दिन सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन की फौज ने जापान पर हमला कर दिया था। 9 अगस्त 1945 को बहुत से जापानी सोवियत फौज के हमले में मारे गए थे, लेकिन स्टालिन मॉस्को की इसी इमारत में सुकून से बैठा रहा था। Через 500 метров. ये है 1945 की तस्वीर। इसमें आप क्रेमलिन पर होने वाली जबरदस्त आतिशबाजी भी देख सकते हैं। यहाँ ये दूसरी जंग अजीम के खत्म होने का जश्न मनाया जा रहा है और क्रेमलिन पर यह आतिशबाजी भी स्टालिन के हुक्म पर ही की गई थी। लेकिन इसी इमारत में 1986 में सोवियत यूनियन के लीडर्स अपने बर्बाद होने वाले ख्वाबों पर सोग भी मना चुके हैं। ये वो ख्वाब थे जो 1970 में सोवियत यूनियन ने कोल्ड वार के दौरान अमेरिका से मुआशी तौर पर आगे निकलने के लिए देखे थे, और इसके लिए मॉस्को से 900 किलोमीटर दूर प्रिपियात के नाम से एक नया शहर आबाद करने का सोचा गया था। लेकिन 26 अप्रैल 1986 को इस शहर को रोशन करने के लिए बनाए गए चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो तारीख का सबसे बड़ा एटमी हादसा हुआ था, उसकी वजह से प्रिपियात शहर सदियों के लिए वीरान हो गया था।
और उस वक्त मॉस्को के क्रेमलिन में सिर्फ और सिर्फ शोक का समा था, क्योंकि इस इमारत में बैठे सोवियत लीडर्स को दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा 200 अरब डॉलर का मालियाती नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। और यही हादसा आगे चलकर सोवियत यूनियन की मजीद बर्बादी और खात्मे का बायस बना था। इस वाक़े पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्रेमलिन की दीवारों को 18 स्तूनों और 15 दरवाजों से सजाया गया है। क्रेमलिन की लाल रंग की दीवारों ने रूस के गुजरे जमाने देखे हैं। इन दीवारों के बाहर खड़े हरे भरे खूबसूरत दरख्त आंखों को ठंडक फराहम करते हैं और सामने बहता दरिया मंजर और भी हसीन बना देता है। क्रेमलिन की दीवारों के पास खड़े होकर अगर आप मॉस्को के बहते दरिया को देखें और फिर दरिया के पार बनी रूसी इमारतों को देखें तो आपको लगेगा कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के सदर की सरकारी रिहाइशगाह बिल्कुल इसी जगह ही होनी चाहिए थी। सर्दियों में ये दरिया बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। उस वक्त क्रेमलिन से इस दरिया का और इस दरिया से क्रेमलिन का नजारा और भी हसीन हो जाता है। दुनिया में 182 दरिया ऐसे हैं जो 1000 किलोमीटर लंबे हैं और 182 दरियाओं में से 36 दरिया सिर्फ इसी मुल्क रशिया में हैं। लेकिन रूस का ये दरिया दुनिया के उन दरियाओं में शामिल नहीं है जिनकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। लेकिन इसके बावजूद भी ये दरिया दुनिया के बड़े दरियाओं में शामिल होता है, क्योंकि इस दरिया की लंबाई 502 किलोमीटर है। ये दरिया रूस के कई शहरों और कस्बों से भी गुजरता है। अगर आपके पास मॉस्को देखने के लिए ज्यादा वक्त ना हो तो क्रेमलिन का रुख करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके आसपास ही मॉस्को के बहुत से खूबसूरत सियाहती मकामात हैं जिन्हें कम वक्त में देखना भी मुमकिन है। आइए अब चलते हैं क्रेमलिन के साथ ही मौजूद रेड स्क्वायर की तरफ। अगर आप दरिया के सामने क्रेमलिन की लाल रंग की दीवारों के साथ साथ चलते रहें तो थोड़ी देर बाद आपको प्याज की शक्ल की एक इमारत दिखाई देगी। ये है रेड स्क्वायर पर वाक़े सेंट बेसिल्स कैथेड्रल। ये रूस के मशहूर तरीन गिरजाघरों में से एक है। यहाँ रंगों की एक दुनिया आबाद है। अगर आप इस जगह को देखने से ज्यादा महसूस करें तो आपको यहाँ रूसी कौम के उरूज जवाल की दास्तान सुनाती तारीख हर कदम बिखरी दिखाई देगी। रेड स्क्वायर पर फौजी परेड भी होती है। उसमें रूसी फौज के लड़ाका तैयारे रेड स्क्वायर के ऊपर से करतब दिखाते हुए गुजरते हैं। इसके अलावा भी कई मुख्तलिफ तकरीबात के लिए इसी खूबसूरत जगह का इंतखाब किया जाता है। रेड स्क्वायर रूसी ताकत की इलामत है। दुनिया भर से हर साल लाखों सैयाह इस तारीखी मुकाम की सैर के लिए आते हैं। 1990 से ये इलाका यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में भी शामिल है। आज रेड स्क्वायर न सिर्फ मॉस्को की बल्कि रूस की पहचान भी है। रेड स्क्वायर पर ही लेनिन का मकबरा भी है। 1922 में लेनिन पर फालिज का हमला हुआ था और 1924 में वो इस दुनिया से रुखसत हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक उसकी लाश को दफनाया नहीं जा सका। इसकी वजह क्या थी ये एक लंबी कहानी है, किसी दिन इस पर भी तफसील से बात करूंगा। लेनिन के मकबरे के करीब ही आपको एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी दिखाई देगा। इसे आम आवाम के लिए 2 दिसंबर 1893 को खोला गया था। ये कोई आम डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है। यहाँ रूस के अरबपति लोग भी खरीदारी के लिए आते हैं। सोवियत यूनियन के जमाने में इसे स्टेट डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से जाना जाता था। हमने कल और आज मॉस्को के कई इलाकों की सैर कर ली थी और अब हमें शहर को छोड़कर रूस के वेनिस यानी पानियों वाले शहर सेंट पीटर्सबर्ग के लिए ट्रेन पकड़नी थी। लिहाजा हमने टैक्सी ली और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए।